हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ये थर्ड वीडियो अपने एफएम सीरीज के यूट्यूब एक्सक्लूसिव सीरीज में। हम लोग आज पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं आपको दो बातें बोल देना चाहता हूं। नंबर वन, सर आज जो हम लोग मटेरियल से पढ़ने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट ले लें और तभी इस वीडियो को देखना शुरू करें। नंबर टू बात, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आपको जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है, आपको जो भी फीडबैक देना है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो हम ट्राई करेंगे आपकी सारी फीडबैक पे पॉजिटिवली रिएक्ट करने का। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। ये रेशियो एनालिसिस और प्लानिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन फाइनेंशियल रेशियो एंड मेंशन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल रेशियो होता क्या है और इसके लिए जो अपने वो डेटा चाहिए वो आएगा कहां से? स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। फाइनेंशियल रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में, दो या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में अगर आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो। एक बार पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी इसमें नहीं था। नेक्स्ट अप इज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर रेशियो एनालिसिस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। आपको कहां से रेशियो एनालिसिस करने के लिए डेटा मिल जाएगा? अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स की भी बात करें तो प्रैक्टिकल्स में हम लोग रेशियो एनालिसिस में जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बैलेंस शीट और पीएल की मदद से। तो सर प्राइमरीली बैलेंस शीट और पीएल तो इसमें रहेगा ही। तो ये मिलेगा कहां? अपने को दो जगह मिल सकता है। नंबर वन, एनुअल रिपोर्ट्स, जो कि साल के एंड में जब अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, इसके बाद में एजीएम वगैरह सब होता है। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखते हैं एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कुछ होते हैं जो कि अदर देन एनुअल होते हैं। ये क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इंडिया में नियम इसके लिए है सेबी का कि हर क्वार्टर के एंड में एक बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है जिसमें आप अपने सारे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्वार्टर के वो डिस्कस करें। ये स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग कराना जरूरी होता है, पर उसको ऑडिट नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड रिव्यू। तो वो कराना पड़ता है और उसके बाद में ये सेबी के साथ में वापस अपलोड भी होता है सेबी की वेबसाइट पे और सेबी के साथ में ये डिस्कस होता है। यही सब चीजें मनी कंट्रोल वगैरह पे भी आपको मिल जाती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इससे भी आप रेशियो एनालिसिस करने में मदद कर सकते हैं आपको। क्लियर? नेक्स्ट अप इज नोट्स टू अकाउंट्स। हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स इसलिए देखते हैं ताकि वहां से हम लोग को मेजर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज और एस्टिमेट्स के बारे में पता चल जाए। ये इंटरफर्म कंपैरिजन करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सर दरकार पड़ता ही है एनालिसिस में। इसके अलावा बिजनेस पीरियोडिकल्स और क्रेडिट एंड इन्वेंट्री एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं। अगर आप देखें तो शुरुआत के 4 पॉइंट्स इंटरनल हो गए जो कि फर्म के अंदर से आपको मिल जाएंगे और बाकी दोनों हैं बिजनेस पीरियोडिकल्स और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। यहां से आपको इंडस्ट्री रिलेटेड नॉर्म्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या कारण है, सब कुछ आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लास्ट दो से मिल जाता है। तो आई होप विद दिस आपको समझ में आया फाइनेंशियल रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स। एंड इसके अलावा ये कहां से आ सकता है? 6 जगह से आ सकता है। एनुअल रिपोर्ट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 इंटरनल है। एक्सटर्नल में है बिजनेस पीरियोडिकल्स एंड लास्ट में है अपना क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। Who are the users of financial analysis? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत तरह की एनालिसिस आती है। इनफैक्ट कैश फ्लो एनालिसिस भी इसी में कवर्ड अप है। तो अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल एनालिसिस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसके यूजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सर उसके यूजर्स भी बहुत ब्रॉड होंगे। हम लोग यहाँ पे लगभग सभी तरह के यूजर्स को कवर अप करेंगे, यानी कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को कवर अप करेंगे। आप अगर देख सकते हैं आंसर में लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स के नाम है और राइट साइड में उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो चाहते क्या है इस फर्म से, तो वो लोग फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स है सर। शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में दो कारण से है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। वो इसी ऑब्जेक्टिव से फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अप आर इन्वेस्टर्स। सर इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है इस कंपनी में, जैसे कि हो सकती है कोई होल्डिंग कंपनी, जैसे कि हो सकती है कोई एफडीआई,
फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कंसर्न्ड है। इनकी कंपनी प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए वो ठीक है, बात की बात है, पर ओवरऑल हेल्थ पॉजिटिव है ना, सॉल्वेंट है ना कंपनी, इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेंडर्स है सर, लेंडर्स वो हैं जो कंपनी को पैसे देते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह। ये सभी लोगों का एक ही चीज का चिंता है कि भैया हमने जो पैसा इस कंपनी को दिया वो सेफ तो है ना। तो इनको मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑफ देयर मनी लेंट। इसके अलावा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को एक ही चिंता खाया जाता रहता है कि हम लोग के ड्यू डेट पे हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही चीज यहां लिखी हुई है। एम्प्लॉइज आर कंसर्न विद द ओवरऑल फाइनेंशियल वेल्थ, क्योंकि उनके जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि बोनस हुआ या फिर में प्रमोशन भी हुआ, तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कैसा फाइनेंशियली कर रहा है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल वेल्थ इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज। रेगुलेटर और गवर्नमेंट का सर एक ही काम है, वो चाहते हैं कि आप टैक्सेस भरो, तो टैक्स पेबल निकालने के लिए वो लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे या देखेंगे एटलीस्ट, तो उनके लिए वो ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन मैनेजर चाहेंगे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास में रहे। प्राइमरीली ये इनपुट आउटपुट रेशियो वगैरह के लिए थोड़े से कंसर्न रहते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटीज वगैरह के लिए, फोरकास्ट के लिए थोड़े कंसर्न रहते हैं। सेल्स मैनेजर सर ये सिंपल है एकदम, ये अपने करंट ईयर की सेल्स, पास्ट ईयर की सेल्स और फ्यूचर सेल्स सभी चीजों को देख दिखा करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना। तो ये सारी फिगर्स जो हैं वो सेल्स और उससे संबंधित फिगर्स पे ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर हर तरह की फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि कंपनी को कहां कहां पैसे की दरकार पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां फ्यूचर कंपनी को पैसे की दरकार पड़ेगी उतना पैसा जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग फंड्स एज वेल, जिसको हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बोल करके पढ़े चैप्टर नंबर 1 में। क्लियर है सर? तो ये जो इतने सारे फंड्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं वो लाने के लिए सबसे पहले उनको फोरकास्ट तो रेडी करने पड़ेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजर इज कंसर्न्ड विद द various ratios for future predictions of financial requirements। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव या जनरल मैनेजर तो टॉप प्लेयर्स है ना सर, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर्स हैं, इनको सभी चीजों से कंसर्न है। ये सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन सभी चीजों का चिंता करते हैं। और एनालिस्ट हो गए हम जैसे लोग जो कि कंपनी की मीटिंग में बैठे हैं, बोर्ड मीटिंग के जस्ट बाद। तो ये सारी मीटिंग्स में क्या तय होता है, कंपनी अपनी प्रोजेक्शंस अपने एनालिस्ट के साथ में डिस्कस करती है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिस्ट के साथ डिस्कस करती है। और एनालिस्ट लोग को मेन कंसर्न क्या है सर, उनको मेन यही कंसर्न है कि कंपनी का हालचाल अपने इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहा है ना, कि इंडस्ट्री कहीं और कंपनी कहीं। तो एनालिस्ट इज मोर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू मैचिंग द रेशियोज ऑफ द कंपनी विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स। क्लियर है सर? तो हमने जो पढ़े वो थे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स। वी स्टार्टेड विद शेयर होल्डर, उसको परवाह थी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की, इन्वेस्टर्स को ओवरऑल हेल्थ, लेंडर्स को अपना पैसा सेफ है कि नहीं, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट का, एम्प्लॉइज को ओवरऑल हेल्थ, रेगुलेटर्स को टैक्स पेबल, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन के इनपुट आउटपुट रेशियोज, सेल्स मैनेजर को सेल्स और उससे संबंधित फिगर्स, फाइनेंशियल मैनेजर को फ्यूचर और रिक्वायरमेंट्स की प्रेडिक्शंस, एंड फाइनेंशियल मैनेजर हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव को सभी चीजों की, और एनालिस्ट को इंडस्ट्री नॉर्म से रेशियोज मैच कराने की। क्लियर सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का एप्लीकेशन कहां कहां होगा सर? 5 जगह होगा सर, ज्यादा तो नहीं, 5 ही जगह होगा। अच्छा 6 जगह होगा, आई एम मिस्टेकन। 6 में अगर शुरुआत के 4 में बोलूं ना, तो ये तो वो 4 पिलर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस है जो आप पढ़ते हो। जैसे कि आप पढ़े हो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, जिसमें आपने करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। वो सब थे लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशियोज। सेकंड आपने पढ़े होंगे सॉल्वेंसी या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रेशियोज है वो। थर्ड आपने पढ़े होंगे बिजनेस एक्टिविटी रेशियोज, जो कि टर्नओवर रेशियोज याद है अगर, उससे संबंधित थे। एंड इसके अलावा एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे भी पढ़ा। तो यही रेशियोज जो है ये हम लोग के एप्लीकेशन के फर्स्ट 4 पॉइंट्स है सर। लिक्विडिटी पोजीशन पता करने के लिए रेशियो एनालिसिस यूज होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, एंड लास्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज है। तो यहां तो 4 जगह एप्लीकेशन हो जाता है सर रेशियो एनालिसिस का। इसके अलावा आप 2 काम और कर सकते हो, आप इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हो। जाहिर सी बात है, आप रेशियो एनालिसिस कीजिए और सपोज कीजिए 2 कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, एक की आरओई 30%, एक की आरओई
20%। कौन सी कंपनी बेटर है अपने आप अंदाजा लग जाता है। तो रेशियो एनालिसिस हेल्प्स यू इन ऑर्डर टू डू इंटर फर्म कंपैरिजन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा आप बजटिंग कर सकते हो। सर बजटिंग क्या है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि कितने खर्चे लगने वाले हैं, कितना सेल होने वाला है। जो आप कॉस्टिंग में फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो सर, ये वो चीज है। क्लियर है? तो और इसमें कुछ भी नहीं है। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कितनी तरह की एप्लीकेशंस हुई सर? 6 तरह की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। एक लिक्विडिटी पोजीशन से रिलेटेड, एक सॉल्वेंसी पोजीशन से रिलेटेड, एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, एक बिजनेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड, और एक है इंटरफर्म कंपैरिजन, और एक लास्ट वाला अपना बजटिंग। क्लियर सर? ये थी एप्लीकेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट अप इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज की मेजर लिमिटेशंस क्या है सर? कहां फाइनेंशियल रेशियोज यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स आती हैं। पॉइंट नंबर 1 इज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस। इसका मतलब है कॉन्ग्लोमेरेट्स। ये वो कंपनियां हैं जो एक नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करती है। जैसे कि आईटीसी का अगर बिजनेस देखें तो वो होटल बिजनेस में भी है, वो टोबैको में भी है, वो बाकी एफएमसीजी वगैरह, क्लासमेट, सनफीस कहां नहीं है। ऐसी कंपनियों की रेशियो एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है। एंड एनालिसिस करके ये बताना कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है, इज वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स जॉब। सो नंबर 1, जब भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन होगा रेशियो एनालिसिस इतने काम का नहीं होगा। नंबर 2, रेशियो एनालिसिस के काफी सारे फिगर्स में इन्फ्लेशन का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इन द सेंस काफी सारे फिगर्स डिस्टॉर्टेड निकलते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जो डिस्टॉर्शन है ये एक फाइनेंशियल रेशियोज का मेजर लिमिटेशन है। इसके अलावा सीजनल फैक्टर्स डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सीजनल फैक्टर्स वो होता है सर, जैसे कि एक कंपनी है 3 क्वार्टर तक उसकी कमाई ठीक ठाक है, लेकिन एक क्वार्टर में उसकी कमाई अचानक से पिकअप कर जाती है, वो होता है सीजनल फैक्टर। हर कंपनी का एक सीजन होता है, जैसे कि यहां कोलकाता में दुर्गा पूजा इज द सीजन। तो ऐसे सीजन के टाइम पे सर कंपनियों के सारे रेशियोज इनकंपैरेबल हो जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। तो ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस का, क्योंकि अगर आप देखें जो सीजन वाला फैक्टर है उसमें रेशियोज बहुत अच्छे आएंगे और जो नॉन सीजन है उसमें रेशियोज एवरेज आएंगे, तो कंपैरिजन कैसे होगा? सो दिस इज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा 4th पॉइंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए कुछ रेशियोज होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, सबको पता है कि यार करंट रेशियो 2:1 मैच करके चलना है, लिक्विडिटी 1:1 रखना है, डेट इक्विटी को कम से कम रखना है। तो क्या करती है मैनेजमेंट में ना बहुत चालू हो गई है, इनको पता है कौन कौन से रेशियोज को एनालिस्ट ज्यादातर देखेंगे, उन पॉपुलर रेशियोज को सजाना धजाने का काम उनका है। वो लोग मैनिपुलेट करते हैं इस तरह कि ज्यादातर पॉपुलर रेशियोज जो हैं, जो कि ज्यादातर देखे जाते हैं, वो रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स उनके। मैनिपुलेशन होती है सर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है आर्टिफिशियली डेकोरेटेड। तो ऐसी डेकोरेशन फाइनेंशियल रेशियोज को लिमिट करती है, बिकॉज रेशियोज क्या कर सकता है, रेशियोज ये नहीं पता कर सकता कि मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, रेशियो सिर्फ ये बता सकता है कि ओवरऑल अच्छी बात है कि बुरी बात है। क्लियर सर? 5th पॉइंट इज अ पॉइंट रेलिवेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर 2 फर्म्स हैं, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज ही अलग हैं, तो ऐसे फर्म्स को आप रेशियो एनालिसिस की मदद से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की कोई कंपनी है जो कि यूज करती है इंड एएस, फॉलो करती है इंड एएस, और अमेरिकन कोई कंपनी है कंपेरेबल है लेकिन वो लोग फॉलो करते हैं यूएस गैप। तो सर दोनों की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दोनों के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इतने डिफरेंट है कि उसमें रेशियो एनालिसिस का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। क्लियर है सर? इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट इज नो स्टैंडर्ड सेट। ये स्टूडेंट से बेटर और कौन जानेगा। सर आप लोग के साथ भी कितनी बार होता है, जैसे कि वो 4 विशेष रेशियो में ROA, ROI, ROCE और ROE में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि भैया इसको कैसे बनाएं, इसका रेशियो क्या होना चाहिए। कभी इंस्टीट्यूट कैसे कर देता है, कभी इंस्टीट्यूट कैसे कर देता है। तो सर ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट की नहीं है, रेशियोज होते ही ऐसे हैं। Ratios are subject to different interpretations and it entirely depends on you how you want to present that ratio. तो प्रॉब्लम ये एक है कि रेशियोज में कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बोल दिया गया है भैया यूनिवर्सली यही फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कहीं नहीं है। सो इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट फॉर एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा 7 नंबर पॉइंट ये बोलता है कि रेशियोज को जनरलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। ये बोलना कि ये रेशियो अच्छा है कि खराब है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। इन द सेंस मैं आपको समझाता हूं। जैसे इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि देयर इज अ कंपनी विच इज इनटू रिटेल,
जिसका काम क्या है सर, रिटेल में, और एक कंपनी है सपोज जिसका हार्ले डेविडसन का उसका शोरूम है। अब इन दोनों फर्म्स को अगर हम कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ सपोजिटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो नेचुरल सी बात है दोनों के दोनों का अलग अलग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज आएगा और उन दोनों को आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और ना ही ये बोला जा सकता है कि एक कंपनी अच्छी और दूसरी कंपनी खराब है, क्योंकि दोनों अलग अलग मार्केट्स में हैं, दोनों अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हैं, दोनों की स्टाइल ही अलग है बिजनेस करने की। तो ऐसे में रेशियो एनालिसिस विल नेवर एवर बी एबल टू टेल यू व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू जनरलाइज द ओवरऑल रेशियोज एंड ये बताना कि वो सही है कि वो गलत है। इसके अलावा फाइनेंशियल रेशियोज इंटर रिलेटेड है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज दोज रेशियोज। प्रॉब्लम क्या होती है सर, जैसे डोमिनोज होते हैं, एक गिरा तो सब गिरा, रेशियो एनालिसिस भी ऐसा होता है, अगर एक रेशियो गड़बड़ाया तो उसके चक्कर में इतने सारे रेशियो और गड़बड़ा जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। तो ये इंटरडिपेंडेंस और इंटर रिलेशन जो है फाइनेंशियल रेशियोज का, ये भी एक बहुत मेजर लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस का। लिमिटेशंस के बाद में हम फाइनल क्वेश्चन में आ गए। दिस इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। दो तरह की एनालिसिस होती है सर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक वर्टिकल लेवल पे। हॉरिजॉन्टल लेवल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, आप एक ही कंपनी का रिटर्न लो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी सारा पीरियड्स दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी है ए लिमिटेड, उसके ईपीएस को कंपेयर कर रहे हो 2019 के ईपीएस को 2018 से, 2017 से, 2016 से एंड सो ऑन। इस तरह के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और इसमें आप एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल ईयर्स में कंपेयर कर रहे हो। इसके अगेंस्ट में वर्टिकल एनालिसिस होती है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ईयर ही होता है और एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल यूनिट है, आप उसी की एनालिसिस कर रहे हो और उसको कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो इंटरफर्म कंपैरिजन में काम आए, दैट टू विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो कंपेरेबल फर्म है उसकी साइज क्या है। अब ये थोड़ा हैवी हो गया होगा, मैं एक बार समझाता हूं सिंपल। सपोज कीजिए सर आपकी एक छोटी सी ई कॉमर्स की कंपनी है, आप साल भर में टोटली 30,000 रुपए का बिजनेस किए हो, क्लियर, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो कि आपका बिजनेस और आपका रोल, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है, एफिशिएंट है। आपके बिजनेस को अगर मैं कंपेयर करूं फ्लिपकार्ट के बिजनेस से, तो सर उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं और आपके प्रॉफिट्स बहुत कम है। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट फिगर्स? नो, नॉट पॉसिबल। क्या हम वर्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल ये होगा कि आपके इनकम स्टेटमेंट के सभी कंपोनेंट्स को हम सेल्स के परसेंटेज के हिसाब से देखें। सपोजिटली आपका सेल था साल भर में 1 लाख रुपए का और 30,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 30% आपका जीपी रेशियो आ गया, और इसी को हम लोग फ्लिपकार्ट पे लगाएंगे। वहां पे भी हम सेल्स को 100% मानेंगे और सभी चीजों को, इनकम स्टेटमेंट के सभी आइटम को सेल्स के मुकाबले चेक करेंगे। तो ऐसे में अगर फ्लिपकार्ट का जीपी रेशियो सिर्फ 17% आता है और आपका 30% है, तो इंटरफर्म कंपैरिजन तो यही बोलता है कि आपकी कंपनी बेटर है। ऐसे में आपने बस एक काम किया कि आपने साइज ऑफ द कंपेरेबल फर्म को एक बार दरकिनारे किया, इग्नोर किया। इस तरह की एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज एनालिसिस या कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, और इसका दूसरा नाम वर्टिकल एनालिसिस भी है। इधर प्रोसेस क्या किया सर, अगर इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम को कन्वर्ट करना है तो आपको टोटल सेल्स के हिसाब से उसको देखना है, और अगर बैलेंस शीट के किसी आइटम को कन्वर्ट करना है तो टोटल एसेट्स के परसेंटेज के हिसाब से उसको शो करना है। एक बार पढ़ लेते हैं दोनों एनालिसिस के बारे में। Horizontal analysis. Financial statements of one year are analyzed and interpreted after comparing with another year or years. जो मैंने बात बोली थी, एक साल के रिटर्न्स को मल्टीपल ईयर के रिटर्न से कंपेयर कीजिए, खुद ही के रिटर्न से कंपेयर कीजिए। तो इस तरह के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या है? Every item of profit or loss is expressed as a percentage of gross sales and every item of balance sheet is expressed as a percentage of total assets held with the firm. तो ये भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट्स के हिसाब से, और अगर इनकम स्टेटमेंट है तो टोटल सेल्स के हिसाब से। आप लिख सकते हैं चाहे तो, इसी एनालिसिस का दूसरा नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर? विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर नंबर 4 की सारी थ्योरी हमने कवर कर ली। ये सॉरी चैप्टर नंबर 3 की हमने सारी थ्योरी कवर कर ली। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटी सी रीडिंग थी। अगर आप सेटिस्फाइड अभी तक नहीं हुए तो इस वीडियो को और एक बार देखिए, और ज्यादा बेटर याद होगा। शीट को कम से कम 2-3 बार एग्जाम से पहले पढ़ें,
स्किल्स धांसू हो जाएंगी और अगर इधर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे आंसर्स लिखने के। अगेन माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे यूट्यूब सीरीजेस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और उस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। विद दैट बीइंग सेड, मैं गौरव काबरा, सी यू देन, बाय बाय।